सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हम सिर्फ ट्रेनिंग दे के प्रोडक्ट को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कुछ बहुत सारी बात नहीं करेंगे डॉक्टर साहब से, बिकॉज जिस तरह का अभी टाइम चल रहा है कोविड-19 की वजह से लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे, डॉक्टर साहब मैं आपसे वो सवाल साथ में पूछता रहूँगा ताकि लोगों को प्रोडक्ट की सही जानकारी मिल सके और सही तरीके से वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकें। हाँ जी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज जो हैं, इन्होंने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर। तो आज का पहला सेशन में इंटरेक्शन के रूप में मैं इनसे ले रहा हूँ, बट आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें डॉक्टर साहब खुद सारे प्रोडक्ट की 1 बाय 1 करके ट्रेनिंग करेंगे, जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेके, उन प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज लेके उनको यूज़ करने का सही तरीका समझ पाएंगे और लोगों तक सही जानकारी दे पाएंगे ताकि सही लोगों को बेनिफिट इन चीज़ों को मिल सके। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपने क्या स्टडीज की हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्यों आपने आयुर्वेद की पेशा को चुना। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ ओटलर लाइफ को कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया कि मैं सभी लोगों को आयुर्वेद के ज्ञान को सभी तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फाउंडर श्री राम शर्मा जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर अनंत भारद्वाज, मैंने बीएमएस की डिग्री की है और मैंने अपना एक्सपीरियंस पतंजलि से लिया हुआ है। और मैंने आयुर्वेद को तो चुना क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसमें कहा भी गया है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य मानवम च तच्च यत्रोत्तम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, सब प्रकार की आयुओं का जिसमें वर्णन किया गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। इसलिए आयुर्वेद को चुनना मेरे लिए एक सौभाग्य का कार्य हुआ जी। और पहले तो स्टार्टिंग में तो जब मैंने आयुर्वेद चूज किया था तो मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं कहाँ किस जगह पे आ गया हूँ, ये तो अननेसेसरी सी है। बिकॉज जब हम फील्ड में जाते थे तो हमें एलोपैथ से बहुत डीमोटिवेशन मिलती थी। बट आयुर्वेद, जब मैंने आयुर्वेद को 5 साल पढ़ा, 5.5 साल पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि इस पैथी की तरह कोई भी पैथी नहीं है, इस पैथी की तरह कोई भी पैथी नहीं है। और अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है इसके बारे में। तो आयुर्वेद चूज करके शुरू में तो मुझे डर लगा था कि क्या मैं अपना फ्यूचर सेट कर पाऊंगा, क्या अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट नाउ मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेद चुनना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और जो लोग इस टाइम पे भी आयुर्वेद को चुन लेंगे अपनी डेली रूटीन्स में, अपनी लाइफ में, अपनी बीमारियों में, दे विल सक्सीड इन देयर डिजीज। वो अपनी बीमारियों पे अवश्य विजय पालेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चारों तरफ आयुर्वेद और आयुर्वेद की बात होती है, कभी नेचुरल चीज़ों की बात होती है, कभी ऑर्गेनिक चीज़ों की बात होती है। तो हम एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये बात जानना चाहते हैं कि ये आयुर्वेद होता क्या है, मतलब आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद क्या चीज़? आयुर्वेद के बारे में आपको बताने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट्स बताता हूँ आयुर्वेद के। आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि पंच महाभूत का नाम तो सुना होगा आपने कभी। पंच महाभूत होता है, बोलते हैं जब बंदे की डेथ हो जाती है ना तो हम उसको बोलते हैं कि ये पंच तत्व में विलीन हो गया। ये शब्द बोलते हैं ना पंच तत्व, उन पंच तत्वों को ही पंच महाभूत कहा जाता है। जैसे आकाश इज इक्वल टू, मतलब डेड स्पेस इज कॉल्ड आकाश, है ना। आकाश, फिर वायु मतलब हवा जो एनवायरनमेंट में चल रही है ना। हवा, अग्नि मतलब आग, जो आग हम जलाते हैं जिसमें भोजन बनता है ना। जो आग सूर्य हमें दे रहा है हीट, उसको बोलते हैं आग, अग्नि। फिर जल मतलब वाटर, है ना। वाटर एनवायरनमेंट में हम उसको वाटर लेते हैं और अपनी बॉडी में हम उसको, जैसे 70% ऑफ वाटर से हमारी बॉडी बनी हुई है। और लास्ट वन इज पृथ्वी मतलब
जो ठोस चीजें हैं इन्वायरमेंट में, ठोस मतलब सॉलिड चीजों को पृथ्वी कहा जाता है, और हमारी बॉडी में जो सॉलिड चीजें हैं उनको पृथ्वी से कंपेयर किया जाता है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, मतलब जो डिसिप्लिन्स हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं एक तो पंच महाभूत पे। पंच महाभूत मतलब आयुर्वेद बोलता है सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब जो सब द्रव्य है, हर हमारी सृष्टि में जो मैटर है, हमारी जो मैटर है वो सारा पंच महाभूत से बना है, और वैसे ही हमारी बॉडी भी पंच महाभूत से बनी, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट आता है आयुर्वेद में वात। जैसे हमारी बॉडी में एक ब्लड, हम मॉडर्न में चले जाएं तो एक ब्लड होता है, एक रेस्पिरेशन होती है, और एक वाटर है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं वात पित्त कफ से। अगर इन्वायरमेंट में वात पित्त कफ है, वैसे ही हमारी बॉडी में वात पित्त कफ है। और जब उसमें मतलब जब वात पित्त कफ में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, तब हमारी बॉडी में डिजीजेस आने शुरू हो जाती है। तो उस वात पित्त कफ के कंसेप्ट पे ही पूरा आयुर्वेद काम करता है। बट इसको जब जैसे हम आपको समझाने लगे तो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। और जैसे इन्वायरमेंट में वात मतलब एयर, पित्त मतलब सनलाइट है ना, हीट, जैसे हर चीज जरूरी होती है। कफ मतलब वाटर, जैसे एयर, वाटर एंड सनलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड, है ना, इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेक आवर फूड। वैसे ही हमारी बॉडी के लिए वो तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के सिस्टम को नेचुरली चलाने के लिए। जब इन तीनों चीजों में डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, तब हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है जी। और इसी के कंसेप्ट को ही ठीक करना, वात को बढ़ाना, वात को कम करना, उसी के कंसेप्ट को आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जो है वो उसको फॉलो करती है। आपका कहने का मतलब है कि आयुर्वेद में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वात, पित्त और कफ। हाँ जी। वात जुड़ा है वायु से, हाँ जी। पित्त जुड़ा है हीट से, अग्नि से, और कफ जुड़ा है जल से। जल से। यानी वायु का मतलब होगा कि एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आएंगे, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको वात रिलेटेड समस्याएं बोला जाएगा। हाँ जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ हम जब देखते हैं कि एक हवा है, हवा का नॉर्मल फ्लो है जी, इट कैन बी टॉलरेबल, है ना। अब आप अभी लेटेस्ट का करंट अफेयर का एग्जांपल देखो कि अम्फान तूफान आया है, अम्फान तूफान इन पश्चिम बंगाल जी, है ना, वो बात बढ़ा हुआ है इन्वायरमेंट में, वो बात बढ़ा हुआ है विच कांट बी टॉलरेबल बाय पीपल्स, है ना। तो उस बात ने सृष्टि में या फिर पृथ्वी में भूचाल लाया हुआ है ना। वो सर्वनाश कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, नुकसान कर रहा है। वैसे ही वो बात हमारी बॉडी में भी है, अगर वो बढ़ता है तो नुकसान करेगा और कम है तो सही जगह पे है तो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखेगी। जी। इस पे एक सवाल और यहाँ पे आता है कि जैसे आपने कहा कि वात, पित्त और कफ जब तीनों बढ़ते घटते हैं तो समस्या होती है, तो ऐसा इंसान को क्या काम करना चाहिए कि वो वात, पित्त और कफ को मैनेज या कंट्रोल कर सके? अब देखो आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि आयुर्वेद में जब हम सभी देखते हैं, और हमारे पूर्वज भी जैसे करते थे कि जड़ी बूटियां लाते थे उनको है ना। तो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि जो चीजें हैं, मैंने पहले भी बोला, संस्कृत की कोट बोली मैंने आपके सामने कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब जो हमारे शरीर के द्रव्य मतलब मैटर है ना, और सर्वम मतलब सभी, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम मतलब पंच महाभूतों से बने, चाहे वो हमारा शरीर है चाहे वो इन्वायरमेंट में कोई भी चीज है। आयुर्वेद का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब हमारे शरीर में किसी 5 महाभूतों में से किसी एक महाभूत की कमी हो जाती है तो वो बाहर के महाभूत से पूरी की जाती है, जो कि द्रव्य है। द्रव्य मतलब मैटर है ना। उस मैटर को किस तरीके से यूज करना है और किस मैटर को किस दवाई में, किस डिजीज में यूज करना है, वो है आयुर्वेद है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात और आती है। जी 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 जी, बताइए। उसी को ही हम हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, उसी को ही हम आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम से जानते हैं, उसी को ही हम जड़ी बूटियों के नाम से जानते हैं, बट नॉट एलोपैथी के नाम से। जी जी जी। हाँ जी। अब सवाल यहाँ पर ये होता है डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपको मालूम है कि अभी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर में अभी महामारी फैली है,
हाँ जी। और कहते थे कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और विश्व भर में जो है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, जिसकी वजह से हर बीमारी पे साइंस ने जो है तरक्की पा ली है कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारी आंखों के सामने अभी हमने पिछले 2-3 महीने में देखा कि कोरोना का इलाज अभी तक नहीं है, और अब तक जो मिला भी है उसमें भी ये पाया गया कि सबसे ज्यादा जो रिलीफ और रिलैक्सेशन है वो आयुर्वेद की वजह से मिला। थोड़ा सा इसमें कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? हाँ जी। अच्छा, पहले तो मैं किसी भी पैथी की निंदा नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि एलोपैथ भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथ नहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एलोपैथ ने बहुत हेल्प किया है। अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारी देश में डेवलप नहीं होता, हमारे वर्ल्ड में डेवलप नहीं होता, तो हम डायग्नोस नहीं हो पाते कि कैसे बीमारी का पता लगे, है ना। जी। तो एलोपैथी ने तो बहुत कोशिश की 2 महीने से, बट एट लास्ट अब आप देख रहे होंगे अबाउट पीछे के 15 दिन में कि आयुर्वेद की अश्वगंधा, आयुर्वेद की गिलोय, आयुर्वेद की तुलसी, ये अब इनको रिसर्च एज ए रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कि अब सब कुछ तो यूज कर लिया, है ना, क्लोरोक्विन यूज कर ली, है ना, एवरीथिंग इज यूज्ड, मल्टी ड्रग थेरेपी इज यूज्ड, एड्स वाली दवाइयां यूज कर ली, मलेरिया वाली दवाइयां यूज कर ली, बट नो रिजल्ट येट। आप भी देख रहे होंगे कि किसी बांग्ला क्या बोलते हैं अपने अमेरिका ने, यूएस से हमारे से अपने क्लोरोक्विनोलिन मंगवाई, है ना। आप देख रहे होंगे, बट उन्होंने भी अभी तक रिजल्ट फाइंड आउट नहीं किया, है ना। बट समथिंग आप देखो इंडिया में भी यूज की क्लोरोक्विनोलिन जो है वो इंडिया में भी यूज की हुई है, बट उसके साइड इफेक्ट्स देखो। अब आप अगर नेट पे सर्च करने जाओ तो साइड इफेक्ट्स बहुत है, हार्ट डिजीज का खतरा है ना। तो उन खतरों को कवर करने के लिए अब देखो, अब क्या आयुर्वेद की बाजू को पकड़ा जा रहा है कि अब आयुर्वेद को पकड़े, है ना, अश्वगंधा को ट्राई करें, क्यों ना गिलोय को ट्राई करें, क्यों ना तुलसी को ट्राई करें, है ना। क्या इनसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? पर वो आचार्यों ने कब से कह दिया हुआ था कि तुलसी जो है वो श्वास मार के रोगों को ठीक करती है, गिलोय जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है ना। तो उसको अब ये क्या है कि आयुर्वेद में जो चीजें बोली गई थी ना, उसको प्रूव करने जा रहे हैं। जी। वो उनके रिजल्ट हैं, बट उनको प्रूव करने जा रहे हैं कि अब हमें प्रूफ चाहिए, क्योंकि एलोपैथ में तो जो प्रूफ के साथ अब आप कोई भी बंदा कोई प्रोडक्ट यूज करता है, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम कोई चीज यूज करते हैं, तो हमें तो प्रूफ चाहिए पहले कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए उस पर रिसर्च की जा रही है। अब आपके साथ मैं एक फोटो और एक क्या बोलते प्रूफ शेयर करना चाहता हूँ जी। सॉरी सर, हाँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जी नहीं आ रहा सर, आप अब शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही सर, बिल्कुल आ रही है जी, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपके साथ में ना एक छोटी सी पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि इट इज रियलिटी नाउ। जी। हाँ? जैसे कि ये देख सकते हो, ये लेटेस्ट न्यूज है, 22 मई की न्यूज है कि प्रधानमंत्री जी के राज्य में ही देख लो, गुजरात में 213 मरीज में से 203 मरीज 7 दिन में नेगेटिव हो गए, है ना, कोरोना के। तो और वो कैसे नेगेटिव हुए? दे आर यूजिंग आयुर्वेदा, है ना। और इसी के चलते हुए उनकी जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मंत्री जो थे गुजरात के, उन्होंने जयंती रवि ने परमिशन दे दी है वैद्य को, क्योंकि पहले तो सिविल हॉस्पिटल्स में सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर होते थे, आयुर्वेद वाले तो सिर्फ डिस्पेंसरियों तक सीमित थे, है ना। तो अब क्या है कि उनको सिविल हॉस्पिटल्स में परमिशन दे दी है कि वो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब ये इट इज रियलिटी कि वो जो आयुर्वेद वाले हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, पेशेंट्स पे ट्रायल कर सकते हैं। पर अब क्यों एट लास्ट आप देख सकते हो कि एट लास्ट आयुर्वेद ही सबको बचा पाया, सबकी नैया पार लगा पाया। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात की सर। आज का जो हमारा विषय है, जो ट्रेनिंग हमने आज रखी है, हम ज्यादा बातें अब नहीं करेंगे। ये मेरा पर्पस सिर्फ आपसे बातें करने का ये था कि तुम आयुर्वेद के बारे में डेप्थ में बात कर सकें। दूसरा, जो करंट सिनेरियो अभी चल रहा है, जो समस्या लोगों के पास है, जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
एक डर है लोगों के अंदर, बिकॉज उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं आज सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, तो मुझे भी कोरोना ना हो जाए। तो आगे आगे जो मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ वो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भी आपने चर्चा की गिलोय के बारे में, तुलसी के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा तुलसी के बारे में कि जो तुलसी है। एक मिनट सर, एक चीज मैं आयुर्वेद के बारे में पहले बताना चाहता हूँ सभी के दिमाग में लाना चाहता हूँ कि मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक चीज देख लेना आप कि आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा, आयुर्वेद में स्वस्थ मतलब हेल्थ है ना, स्वस्थ अनडिजीजेबल पर्सन है ना, उसकी परिभाषा क्या है कि सम दोष सम अग्निष्ठ सम धातु मलक्रिय, सम दोष सम अग्निष्ठ सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। मतलब सम दोष होते हैं वात पित्त कफ, जिस बंदे के दोष सम है मतलब सही है अपनी जगह पे। सम धातु मीन्स ऑर्गन्स या ऑर्गन्स के टिश्यूज का वर्क हो गया धातु। सम दोष सम धातु सम अग्नि मीन्स फायर, डाइजेस्टिव फायर। जब तक हमारी अग्नि ठीक नहीं है, जब तक हमारा पेट ठीक नहीं है, जब भोजन नहीं बचेगा तब तक हम ठीक नहीं होंगे। सम अग्निष्ठ मलक्रिय मतलब मल मतलब जो हम एक्सक्रीशन करते हैं है ना, एक्सक्रीशन करते हैं। जब तक वो मलक्रिय, जब तक हमें कॉन्स्टिपेशन होगी तब तक हम अच्छा फील नहीं करेंगे। आप भी सब जानते हैं मैक्सिमम लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं है ना। तो जब तक उस मल की क्रिया प्रसन्न, उसके बाद मल क्रिया हो गया ना, उसके बाद आ गया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन, जिसकी आत्मा इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन्स और मन, जब तक वो प्रसन्न नहीं है तब तक वो बंदा स्वस्थ नहीं है। चाहे बंदे की बॉडी ठीक हो ना हो, पर जब तक मेंटली भी टेंस्ड है तब तक भी वो बंदा ठीक नहीं है। ये तो हम सबको पता है। पर यही परिभाषा ना जब WHO की हम देखें ना, तो WHO ने अपनी हेल्थ की डेफिनेशन में 3 बार बदलाव लाए। जब WHO ने हेल्थ की फर्स्ट डेफिनेशन दी थी ना, तो उसमें WHO ने पता क्या बोला था? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल वेल-बीइंग। फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल मीन्स सम दोष सम अग्नि, और मेंटल मतलब इंद्रियां है ना, इंद्रियां। फिर सेकंड बार WHO ने सोचा कि ये तो गलत है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही थी, लोगों की टेंशन्स बढ़ रही थी। तो उसने क्या बोला? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोशल मतलब कम्युनिटी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। फिर तीसरी बार दोबारा से WHO ने तीसरी बार जो है वो अपनी हेल्थ की डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन की। उसमें लिखा है उसने, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल मतलब आत्मेंद्रिय मना, जो आयुर्वेद ने कितने साल पहले बोल दिया था कि आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ स्थिति अविद्यते, कि जब तक स्पिरिचुअल आत्मेंद्रिय मना ठीक नहीं है तब तक। तो हम आयुर्वेद को नीचे मानते हैं, बट आयुर्वेद पहले से ही बहुत आगे पहुंच चुका था, पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारी गलती है। तो देखो WHO ने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन की, बट आयुर्वेद ने WHO के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कब से पहले कर चुकी थी ना। तो ये आयुर्वेद का एक थोड़ा सा मैं आपको, जो मेरे दिल के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बाहर जब भी मेरा दिल आयुर्वेद से हट जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा लगता है आयुर्वेद, तो मैं इस चीज को हमेशा याद करता हूँ कि देखो यही आयुर्वेद है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो अब हम बात करेंगे सर, आज का जो हमारा सेशन है मेजरली जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, हमारे 2 प्रोडक्ट हैं तुलसी और गिलोय। जैसे अभी हमारी बातचीत में भी बात चल रही थी कि आयुर्वेद के साथ आपने तुलसी का नाम भी लिया, गिलोय का नाम लिया। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा तुलसी के बारे में कि तुलसी क्या है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो बीमारियों को ठीक करता है। मतलब क्या से शुरू करेंगे? तुलसी क्या है, कितने प्रकार की तुलसी है, कैसे हमारे शरीर में काम करती है, और ओटलर की जो तुलसी है, जो हमारा प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, वो कैसे लोगों की मदद करता है? जी सबसे पहले मैं तुलसी के बारे में आपको बता दूं तो तुलसी को देव दुंदुभी के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। देव दुंदुभी उसका मतलब है ये देवों के लिए बहुत प्रिय चीज है, देवों को बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए इसको बोलते हैं देव दुंदुभी जी। इसका अगर हम आजकल के टाइम में इसका नाम जो फाइंड आउट करें गूगल पे सर्च करने के लिए,
तो देवदुन्दुभी के नाम तो सर्च होती नहीं, तो इसका नाम सर्च करना हो गूगल पे तो इसको ओसिमम सैंक्टम के नाम से सर्च किया जाता है, जी जिसको तुलसी भी बोला जाता है, सुरसा भी बोला जाता है कई देशों, कई जगह पे अपात राक्षसी भी बोला जाता है। अपात राक्षसी मतलब इसको देखने मात्र से ही राक्षस वगैरह भूत प्रेतों का डर भी खत्म हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हर लोगों ने अपने आंगनों में लगाई होती तुलसी, जी जी, घरों के बाद सब तुलसी लगाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इसलिए वो देवताओं को प्रिय है, इसलिए इसको देवदुन्दुभी कहा जाता है, इसकी पूजा करते हैं, आप। जी है ना। तो फिर जब आयुर्वेद में देखा जाए ना तुलसी को, तो आयुर्वेद में हमारे आचार्य हुआ करते थे। जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वैसे हमारे आचार्य जी हुआ करते थे चरक सुश्रुत। सुश्रुत जी को हम सर्जरी का ज्यादा कहते थे। उन्होंने सर्जरीज बहुत पहले की हुई थी, बहुत पहले सर्जरी, जैसे गणेश का सिर लगाया, जैसे अग्निवेशों ने गणेश का सिर लगाया, तो वो सर्जरी थी। गणेश को हाथी का सिर लगाना एक सर्जरी थी, उनको सुश्रुत जी कहा जाता है। और वैसे ही एक आचार्य चरक जी होते थे। तो आचार्य चरक जी ने इस तुलसी को श्वास हर कहा है। श्वास हर, श्वास मतलब अस्थमा, अस्थमा को खत्म करती है ये पूरी तरह। जी, श्वास हर, इसके तरीके हैं यूज करने के, कैसे कैसे इसको यूज करना है। श्वास हर मतलब श्वास को हरने वाली, हाँ, सांस, सांस के रोगों को हरने वाली। हाँ जी जी जी। और वैसे ही आचार्य सुश्रुत मतलब जो सर्जरी के थे, उन्होंने इसको विष मतलब पॉइजन्स के केसेस में यूज किया। कृमि मतलब पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं ना, उसके दौरान यूज किया था। जब वहां में घाव हो जाता है, कोई बॉडी में कोई वुंड हो जाता है, एक्सटर्नल वुंड हो जाता है, ग्रेजेस आ जाते हैं, तब तो वहां पे कीड़े पड़ जाते थे ना, उस कीड़े तक को भी खत्म कर देती थी ये तुलसी जी। एज ए वैसे यूज किया हुआ है। बट क्या है कि आज हम इन चीजों का जो एसेंस है वो नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम तो एक तुलसी को ऐसे नॉर्मल तुलसी समझते हैं, बट उसका जो वैल्यू है उसकी हमारी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि तुलसी की हमारे इन्वायरमेंट में 5 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, राज तुलसी, हिम तुलसी, ठीक है। और एक तुलसी हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। जी। तो 5 तरह की तुलसी होती है जी। ये 5 तरह की तुलसी का अलग अलग इफेक्ट है जी। तो हम अगर जब 5 तुलसियां जो आपने बताई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर, जो 5 तुलसियां आपने बताई थोड़ा सा बता सकते हैं? 5 तुलसी कौन कौन सी होती है? 5 तुलसी श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, राम तुलसी, हिम तुलसी और हिमालय तुलसी। 5 प्रकार की तुलसी होती है जो कि अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह से यूज की जाती थी आचार्यों के टाइम के दौरान, जी, पुराने टाइम के दौरान, है ना। क्या तुलसी, जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या तुलसी किसी तरह के वायरस या संक्रमण या इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है? हाँ ना, मैंने बोला तो है कि ये कृमि मतलब जो कीड़े पड़ जाते थे, बैक्टीरिया, कृमि पहले कहा जाता था इन्फेक्शंस को, जिनको आज हम कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ये कृमि होते थे पहले। तो इनके ऊपर यूज की जा चुकी है ये पहले, इसलिए इसको श्वास हर, कृमि हर, है ना, देवदुन्दुभी, ऐसे ऐसे नामों से बोला गया है जी। हाँ जी। अब हम इसको मैंने जैसे आपको कंसेप्ट समझाया कि वात, पित्त और कफ, है ना, तो इसको हम अगर कंसेप्ट वात पित्त के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम यूज करते हैं कफ और वात को डाउन करने के लिए। और ये गर्म होती है, मतलब जब हम नॉर्मली चीज खाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं ना ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, या किसी को ऐसा नुकसान, तो ये नेचर में गर्म होती है, बट ये वात और कफ को डाउन करती है। हमारे शरीर में जब वात बड़ा होता है, मतलब है कि तकसीम इसकी गर्म होती है, लेकिन वात और कफ जो समस्याएं जो आयुर्वेद में वात और कफ का नेचर है, उनकी समस्या को कम करता। बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सारी कफ की वजह से होती है। जी बिल्कुल सही, ठीक है। वात की वजह से होती है। वात क्या है? वात इज एयर मूविंग इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कफ इज द ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय कफ। और जैसे जुकाम लग जाता है, जैसे कोरोना आजकल चला हुआ है, खांसी, सूखी खांसी, जुकाम, है ना, तो वैसे ये जो कफ है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, और कफ हर जगह को मॉइस्ट रखता है, और जो बढ़ जाता है तो वात और कफ को डाउन करती है तुलसी। जी। अब इसका हम जब यूज देखते हैं
जी है ना। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, जी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है ये। जब हम ये देखते हैं, इसका यूज देखते हैं, तो एक तो ये श्वास में, है ना, जी। श्वास, श्वास मतलब अस्थमा, है ना, रेस्पिरेटरी सांस प्रॉब्लम्स, लेने की तकलीफ। चाहे यू अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स चाहे लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, है ना। सेकेंडली यूज्ड इन कास, कास आयुर्वेद में कास को आयुर्वेद में खांसी को कास कहा जाता है, जी, खांसी के लिए। जी खांसी को कास कहा जाता है, खांसी के लिए, है ना। तीसरा शूलघन, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं शूलघन, शूलघन मतलब पेन, शूल बोलते हैं पेन को, जी पेन शूल। को भी खत्म करती है यार जी तुलसी, जी ठीक है, क्योंकि ये होती है उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, और जी पेन हमेशा होती है ठंड की वजह से, वात की वजह से, वात और कफ को डाउन करती है और पेन जी को खत्म करती है। जी। चौथा ज्वर, ज्वर बोलते हैं आयुर्वेद में फीवर को, बुखार। फीवर को, बुखार को, बुखार को भी बहुत नीचे डाउन लेके आती है। जी छठी कुष्ठ और कृमि, कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज, लेप्रोसी, स्किन डिजीजेस में बहुत काम आती है तुलसी। जी। और कृमि मतलब कीड़े पड़ना, जैसे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, है ना। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और एक होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है रक्षोघन, रक्षोघन मतलब रक्षा करती है किससे, जैसे आयुर्वेद में जो है ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो साइकोथेरेपी भी होती है, साइकोथेरेपी या फिर भूत विद्या जिसको बोलते हैं। भूत मतलब आयुर्वेद में भूतों को भी माना जाता है, अच्छा। जैसे कि जो हमारी हम मॉडर्न में जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं ना, आयुर्वेद में उसको भूत कहते हैं, उनमें भी रक्षोघन इम्पोर्टेंट होती है। चाहे आप देखना कभी भी कि किसी जगह पे डिलीवरी होती थी पहले गांव में, तो तुलसी के पत्ते टंगाए जाते थे गेट पे ताकि कोई भूत प्रेत ना आ जाए, तो जी, उसको रक्षोघन कहते हैं, जी है ना। अब इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं, जैसे ये तो हो गई इंटरनल यूज की जब हम तुलसी को खाते हैं, जी इंटरनल यूज, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज। तुलसी के एक्सटर्नल यूज भी बहुत आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी के पत्तों का जब हम लेप करते हैं ना, किसी कोई हमें घाव हो जाता है, वहां पे कीड़े पड़ जाते हैं, कई बार होता है कुछ घाव बहुत लंबे टाइम चलते हैं, उसके पत्तों के लेप को हम जब हम घाव पे यूज करें तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। यहाँ एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि आपने जैसे पता कि तुलसी के पत्ते को जब हम लेप लगाते हैं, जैसे हाँ जी। हमारा तुलसी जो है लिक्विड में है, हाँ जी, क्या अगर किसी को स्किन पे घाव है या इन्फेक्शन है, वो खाली तुलसी के कुछ ड्रॉप्स को अपनी स्किन पे लगा के उससे रिलीफ हाँ हो जी, सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले तो एक्सट्रैक्ट करना और एक लेप बनाने में बहुत डिफरेंस होता था। तो जी। लेप बनाना इजी था, तो एज सून एज पॉसिबल लेप बनाया और लगा लिया, है ना। अब हमारे पास अगर अवेलेबल हो रहा है तुलसी का एक्टिव प्रिंसिपल, जिसको हम बोल रहे हैं तुलसी ड्रॉप्स, है ना, तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा ना, क्योंकि वो पत्ते तो बाहर रह जाते थे, सूख जाते थे, अगले दिन उनको निकाल लेते थे, पर उसका एक्सट्रैक्ट जो था वही अंदर जाता था ना। जी जी दैट्स द रिजल्ट, है ना। हमें तो रिजल्ट से मतलब है, और हमारे पास तुलसी का रिजल्ट मिलना चाहिए ना। जी। तो एक्टिव प्रिंसिपल ही अंदर जाता था, पत्तों का भी एक्टिव प्रिंसिपल और हमारी तुलसी में भी एक्टिव प्रिंसिपल, है ना। दूसरा था शोथखर, शोथ मतलब स्वेलिंग, जहां पे स्वेलिंग हो जाती है ना, पैरों में, उंगलियों में घाव जहां होते थे पहले स्वेलिंग होती है ना, उस स्वेलिंग में भी पत्तों का लेप किया जाता था और वो स्वेलिंग डाउन हो जाती थी। मतलब अगर किसी को अगर मसल्स में पेन हो या स्वेलिंग की Swelling। प्रॉब्लम हो, तो वहां पर भी तुलसी को बाहर से मसाज एक्सटर्नली, करें, हाँ मालिश जी, करें तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिलीफ मिल यूज सकता कर है। जी सकते, हाँ जी, हाँ जी। तीसरा आता था कि त्वक रोगों में, त्वक मतलब पहले आपको बता दिया कुष्ठ, लेप्रोसी, है ना, चर्म रोगों में भी इसको यूज किया है ना। और चौथा है कि जब ना सिर में दर्द होती थी, पहले सिर में दर्द होती थी, इसको बोलते थे शिर शूल, शूल तो मैंने आपको बता दिया पेन, शिर मतलब सिर को, तो शिर शूल में ना इसकी ड्रॉप्स को नाक में टिप करके, नाक में डाल के, जिसको हम नस्य कर्म बोलते हैं आयुर्वेद में, पंचकर्मा के अंतर आता है ये नस्य कर्म, उसको ड्रॉप को नाक में लेके वो ब्रेन तक इफेक्ट करता था, और वो सिर के दर्द को भी। एक सवाल यहाँ पर है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर मुझे सिर में दर्द होता है तो मैं जो है सिर शूल यानी सिर के दर्द के लिए तुलसी का सेवन कर सकता हूँ, तो कितना ड्रॉप मुझे अपने नाक में डालना चाहिए? अबाउट 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप। जी हाँ जी, अबाउट 1 ड्रॉप, डोंट यूज एक्सेस ऑफ एनीथिंग, है ना, जी 1 ड्रॉप। और साथ में पहले जो ये दर्द के लिए यूज होता था, ठीक है, दर्द के लिए यूज होता था, जंतुओं को खत्म करने के लिए, शोथ के लिए खत्म करने के लिए, ये तो हो गया था इसका आयुर्वेद में उपयोग, है ना। जी। अब हम इसको
मॉडर्न में थोड़ा सा चले, थोड़ा सा मॉडर्न पैथी में चले, तो इसके कुछ फाइटोकेमिकल्स जो कि रिसर्चर्स ने निकाले हुए हैं ना, तो वो फाइटोकेमिकल्स जो इसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे हम यूज कर रहे हैं पंचतुलसी, तो उसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो किस चीज पे आजकल मॉडर्न में जो, पहले तो शूल शाल मैंने आपको शूल बोल दिया, शौच बोल दिया, पर मॉडर्न में किस बीमारी पे एक्ट करते हैं उसको एंटीबैक्टीरियल बोला गया है मॉडर्न में। एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल मतलब जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, है ना। तो जी। दूसरा इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल मैंने आपको बता दी, कृमि जब इंसेक्ट्स पड़ जाते हैं किसी घाव पे, है ना, तो मॉडर्न में भी इसको इंसेक्टिसाइडल कहा है, मॉडर्न में भी इसको एंटीबैक्टीरियल कहा है, और तीसरा मॉडर्न वालों ने इसको इम्यूनोमोड्यूलेटर कहा है। इम्यूनोमोड्यूलेटर मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और सारा रोला और रप्पा और सारी बात ही इम्यूनिटी की है इस टाइम चली। ये तो आप हम सभी जानते हैं कि सारी बात ही इम्यूनिटी की इस टाइम चली हुई है ना, कि इम्यूनिटी बढ़े। ये जो आपने अभी पॉइंट बताया सर कि पुराने समय में जब हम तुलसी की बात करते थे तो वहां पर कुछ अलग टर्म यूज होती थी, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्नाइज जब चीजों को किया गया, तो यहाँ पर भी एंटीबैक्टीरियल का नाम दिया गया, इम्यूनोमोड्यूलेटर का नाम दिया गया, और बॉडी की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे तुलसी मतलब हेल्प करती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो एक सवाल यहाँ पर ये होता है डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि 5 तरह की तुलसी होती है, और तकरीबन हमारे शरीर की जो पीत और कफ की जो प्रॉब्लम होती है, सॉरी वात और कफ की जो प्रॉब्लम होती है, बात और कफ की, हाँ जी, वात और कफ से जो समस्या जनरेट होती है उनको सॉल्व करने में काफी मददगार है, हाँ और जी, तकरीबन शरीर की हर तरह की समस्या पे, हाँ सिर जी, से लेके पैर तक कोई भी अगर समस्या जो वात और कफ की वजह से जनरेट हुई हो, यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, गर्मी की वजह से जो प्रॉब्लम है, तो उनको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एक सवाल यहाँ पर और ये आता है कि जब ये प्रोडक्ट इतना चमत्कारी है, और आजकल के दौर में जो कोरोना का जो लोगों के साथ में समस्याएं हैं, हाँ जी, तो इम्यूनिटी, जैसे आपने बताया कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को Immunomodulator। स्ट्रॉन्ग करता है, हाँ जी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे टाइम पे सवाल ये है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितना डोजेज लेना चाहिए? देखो, तुलसी का डोज आयुर्वेद में हर एक उम्र के लिए अलग अलग, तो जैसे मेंशन नहीं किया क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद में जो कुछ बुक्स थी वो खंडित हो गई थी, जल गई थी, कुछ चोरी हो गई थी। बट जब हम डोज की बात करें तो एक वैद्य जो है वो अपनी युक्ति मतलब टेक्निक, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस की हिसाब से हर पेशेंट्स को रिकमेंड करता है ना। जी। दूसरी बात, अब छोटा बच्चा है उसकी डोज ऑब्वियसली 1 ड्रॉप से हाफ ड्रॉप होगी, है ना, 1 ड्रॉप से हाफ ड्रॉप होगी। बट अगर किसी को एक लॉन्ग थ्रेटनिंग डिजीज है ना, तो उसके लिए तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वो उसकी बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी। उसको पहले अपनी लॉन्ग थ्रेटनिंग डिजीज को मद्देनजर रखते हुए अपने डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से, क्योंकि अगर कुछ लोग जो है वो अननेसेसरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और उनकी बीमारी खराब हो रही है, और वो आयुर्वेद का सत्यानाश कर, पूरी तरह से सत्यानाश कर रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद थोड़ा डाउन हो रहा है। प्लीज, मतलब एक रिक्वेस्ट है सभी से कि ऐसे ना सोचें कि आयुर्वेदिक दवाई है और इसको ऐसे ही उपयोग करना। प्लीज किसी से परामर्श कर लें, जानने मानने वाले आदमी से परामर्श कर लें। आपके आसपास में बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आपके साथ ओटरर लाइफ है, ओटरर लाइफ के साथ चैट करें, पूछें कैसे यूज करनी है, कितनी डोसेज लेनी है, क्योंकि एक डोसेज बहुत मैटर करती है किसी भी रोग में। क्योंकि बोलते हैं ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो रोटी ही क्यों ना है, रोटी को ज्यादा खा लो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। जी जी जी। तो इसको, और दूसरी बात एक मैं सभी को समझा दूं कि आयुर्वेद में तुलसी को उपयोग करने के बाद दूध का पीना निषेध किया गया है। निषेध मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इज मिल्क इज ऑलवेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर द यूज ऑफ तुलसी। एक सवाल यहाँ पर यह है, इंस्टेंटली बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब तुलसी को चाय में डाल के पीते हैं, क्या ये रिकमेंडेड है? नहीं, ये तुलसी को काढ़ा बना के पीना इट इज रिकमेंडेड। ओके। तुलसी को चाय में डाल के पीना इट इज नॉट रिकमेंड, बिकॉज चाय में दूध डालेगा। दूध के साथ तुलसी को यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आयुर्वेदा, ओनली इन आयुर्वेदा। जी।
पानी का एक गिलास, अगर उसमें एक ड्रॉप सुबह एक ड्रॉप शाम को लिया पानी जाए, का, चाहे कोसे पानी का गिलास ले लो, चाहे काढ़ा बना लो, बट जी। दूध का यूज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आयुर्वेदा। जी, बहुत शानदार, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है आज। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वात पित्त कफ का लोगों को ज्ञान हुआ। आज लोगों को ये भी पता चला कि तुलसी कैसे डेप्थ में जाके हमारी बॉडी पे इम्प्रूवमेंट करती है, स्किन के लिए कितना बेहतरीन है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जो समस्याएं होती है, उसमें बहुत महत्व हेल्पफुल है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति नहाने में, जब कोई व्यक्ति नहाता है तो नहाने के पानी में भी वो तुलसी ड्रॉप को यूज कर सकता है? वैसे पत्ता जरूर वो ऐड कर सकता है, जैसे डिटॉल ऐड करता है वैसे तुलसी ऐड कर ले, 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स। जी, तो मतलब डेटॉल की जगह वो तुलसी को यूज कर ले तो वो पूरी स्किन को बचा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, जैसे आज की हम बात करते हैं, आज जैसे कोरोना का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी लाइव हैं जो सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग गर्म पानी पी रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा वायरस आ रहा है। और इम्यूनिटी की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि तुलसी हर तरह की उम्र के व्यक्ति को दी जा सकती है, और इम्यूनो बिल्डिंग होती है, मॉड्यूलेटर होती है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। नहाने के पानी में यूज कर सकते हैं, आप जो पानी पीते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली इंटरनली बोथ यूज कैन बी यूज्ड बोथ। प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, दोनों में काम करता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर हम ओटलर की तुलसी की बात करें, जैसे मैं आपसे बात करूं, हमारी तुलसी में 5 तरह की तुलसियां शामिल है, और क्योंकि एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है तो एक्टिव जो तुलसी है वो उसमें यूज की गई है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर हम ओटलर की तुलसी का सेवन करते हैं सुबह शाम, दिन में रोज 2 बार 3 बार, या दिन में मैं 3 बार पानी भी पीता हूँ, उसको मैं यूज करता हूँ, नहाता हूँ उसमें मैं यूज करता हूँ, तो काफी हद तक ये मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। साथ मुझे जो करंट में प्रॉब्लम या समस्याएं चल रही हैं उससे मेरे शरीर को बचा सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे ना, जैसे पहले सिर्फ 5 तुलसीज मीन 1 तुलसी इन हिमालय, 1 तुलसी इन साउथ इंडिया, 1 तुलसी इन गुजरात, 1 तुलसी इन पश्चिम बंगाल, है ना। वो पश्चिम वाले यूज कर रहे हैं, गोवा वाले वहाँ यूज कर रहे हैं। जब हमें 5-6 तुलसी का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है तो वो तो बेस्ट ही होगा ना। जी जी जी, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और प्रोडक्ट हमारे साथ अभी आता है, वो भी बहुत ही तेजी से आगे वो प्रोडक्ट अभी बढ़ रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे। मैं यहाँ पर सबको थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे सभी जानते हैं कि हमने अभी अपने प्रोडक्ट के प्राइस घटाए हैं। प्राइस घटाने में आपको इस बात को प्राउड होगा कि एक 30 ml की पंच तुलसी, जिसमें 5 प्रकार की तुलसी हमने यूज की है, वो मात्र 130 रुपए में आप यूज कर सकते हैं, और लगभग 600 ड्रॉप उसमें होती है। यानी एवरेज अगर दिन में 2 ड्रॉप भी लेते हैं तो 20 डेज तक के लिए आपके पास वो बहुत बेहतरीन डाइट है। आप तुलसी का यूज करके अपने आप को करंट सिनेरियो में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे बचा सकते हैं, और आने वाले भविष्य के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब सुना तो सबने इसके बारे में है, लेकिन इतना ही सुना है कि इसको पीना चाहिए, खाना चाहिए, इसकी गहन जानकारी नहीं है, इसका विज्ञान क्या है ये मालूम नहीं है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है गिलोय। जो ओटलर का गिलोय कैप्सूल आता है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा गिलोय के बारे में, कि किस तरीके से गिलोय आयुर्वेद में आया, क्यों गिलोय को आयुर्वेद में इतना महत्व दिया गया, और कैसे ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी डॉक्टर साहब। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है। अमृता। जी, अमृता। आप सभी को पता है अमृत मीन्स प्योरिटी। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा सर। अमृत मतलब अगर कोई व्यक्ति मरना ना चाहता हो, अमर होना चाहता हो, तो गिलोय का सेवन कर सकता है। जी जी, मर नहीं सकता उसको, है ना। दूसरा नाम है उसका छिन्न रूहा, मतलब जिसका शरीर भी कट जाए ना वो फिर से शरीर को रिजुविनेट कर देती है, छिन्न रूहा जी। और उसी के वैसे ही उसका पौधा होता है। अगर उसकी बेल को हम बीच से काट देना तो वो फिर दोबारा से रीग्रो कर जाती है, इतनी कैपेसिटी होती है गिलोय में, जी, है ना। तो उसको छिन्न रूहा के नाम से जाना जाता है, गुडूची के नाम से जाना जाता है, मधुपर्णी के नाम से। मैं रिपीट करना चाहूंगा सर, ये जो आप शब्द बोल रहे हैं
इनको हम अगर थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करें, इलेबोरेट करके देंगे तो शायद लोगों को समझने में आसान। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि छिंदरुहा, हाँ, छिंदरुहा आपने एक्सप्लेन किया, अमृता आपने बताया, तीसरा वर्ड क्या था? मधुपर्णी। मधुपर्णी जब इसके पत्तों का यूज करते हैं ना, वो मधुर होते हैं, मीठे, जी जी जी। है ना। तीसरा आता है, इसका नाम आता है गुडूची। गुडूची मतलब जो हमारी रोगों से रक्षा करती है, उसका नाम है गुडूची। लोगों से, ये यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है। लोगों से रक्षा करने का मतलब है कि लोगों के एक दूसरे में संपर्क में आने से जो संक्रमण, जैसे कोरोना वायरस अभी है, तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल सही है कि गिलोय कैप्सूल, गिलोय यूज करना लोगों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से हमें बचाता है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चौथा इसका नाम है अमृतवल्ली। जी। अमृत के समान इसकी लता होती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, जैसे अमृत फैलता था ना समुद्र मंथन के दौरान। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। चौथा नाम है इसका रसायनी। रसायनी मतलब रिजुविनेटर, जो शरीर की एजिंग नहीं होने देता है, मतलब वय को स्थिर रखता है। जी। इट इज कॉल्ड रसायनी। उम्र नहीं बढ़ने देता, स्टेबल रखता है। हाँ, स्टेबल रखता है, मतलब जवान दिखता है बंदा। जी। ठीक है। और पांचवा नाम है, पांचवा एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, जिसका नाम है देव निर्मिता। देव निर्मिता मतलब देवों के द्वारा बनाई गई थी। और किस देव के द्वारा बनाई गई थी, इसके पीछे इसका हिस्ट्री है, इस नाम के पीछे इसकी हिस्ट्री है। देव निर्मिता मतलब जब रामायण के दौरान, जब ना श्री राम जी की वानर सेना जब डेथ हो रही थी ना जंगलों में, जब रावण के साथ युद्ध करते करते बहुत वानर सेना डेथ हुई थी, तो इंद्र जी ने हेल्प करने के लिए ऊपर से बूंदें फेंकी थी अमृत की, जो कि गिलोय के रूप में पृथ्वी पे उत्पन्न हुई थी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है बोला गया देव निर्मिता। जितने लोग अभी इस सेशन को देख रहे होंगे, शायद अगर उन्होंने रामायण देखा हो अभी, बिकॉज ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी रामायण का दोबारा से टेलीकास्ट किया गया था, तो शायद सबको ये मोमेंट याद होगा कि जब मतलब वो बूंदे, अमृत की बूंदे इंद्रदेव ने गिराई थी। इंद्रदेव के द्वारा, इंद्रदेव ने बहुत हेल्प की थी, आपको पता है कि सभी को, कि श्री राम जी को विक्ट्री के लिए इंद्रदेव जी ने लास्ट में अपनी रथ तक भेज दी थी। जी जी। तो इंद्रदेव जी ने ऊपर से बूंदे फेंकी थी अमृत की, कि वानर सेना को कुछ ना हो, वो दोबारा से रिजुविनेट हो जाए, वो मरे ना, इसलिए उसको हो रहे थे, दोबारा से बनते जा रहे थे। हाँ, बंदर उसको खा के दोबारा से, वानर सेना जो थी वो उसको खा के दोबारा से रिजुविनेट हो रही थी, डेथ नहीं हो रही थी उनकी, और जो घायल थे वो ठीक हो रहे थे, है ना। तो देखो कितना तगड़ा नाम, कितना रहस्य है इसका। इंद्रदेव से आई हुई है गिलोय, ऊपर से बूंदे गिरी, बूंदों से गिलोय उत्पन्न हुई, गिलोय बंदरों ने खाई, वानर सेना ने खाई, और वो रिजुविनेट हो गई। ये हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री भी है और नाम भी है, देव निर्मिता इसका नाम है, देव निर्मिता। जी। ठीक है। और अब आचार्य चरक पे आ जाते हैं। आचार्य चरक जी ने इसको वय स्थापन कहा है। वय स्थापन, वय मतलब एज, और स्थापन मतलब स्टॉप कर देती है, एजिंग को स्टॉप करती है ना, बूढ़ा नहीं होने देती है। एक मैसेज मैं यहाँ देना चाहूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि कभी वो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कभी उनके स्किन में प्रॉब्लम ना हो, बाल सफेद ना हो, तो गिलोय का रेगुलर सेवन करें। सेकेंडली इसको आचार्य चरक जी ने कहा है दाह प्रशमन। दाह मतलब हीट, और प्रशमन मतलब शांत करती है। जो शरीर में हीट होती है ना, एज ए फीवर, ऐसे गर्मियों में गर्मी आती है, शरीर में गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, तो गिलोय का जूस पीते हैं लोग, जैसे गन्ने का जूस पीते हैं, वैसे गिलोय का दाह प्रशमन करता है, दाह को प्रशमन करता है, शांत करता है। तीसरा नाम है स्तन्य शोधन। स्तन्य मतलब फीडिंग, जो मदर्स होती है ना, फीडिंग मदर्स जो बच्चों को फीड कर रही हैं, कई बार क्या होता है कि उस मिल्क में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जी, है ना, तो उस मिल्क को शुद्ध करता है गिलोय। शुद्ध मतलब प्योर करता है, ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और माँ को भी प्रॉब्लम ना हो। और चौथा है तृप्ति घन। तृप्ति मतलब जैसे अब जब हमें प्यास लगती है ना, और आजकल गर्मियों में क्या होता है कि प्यास लगती है बट वो तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति मतलब मजा नहीं आता है वो पानी पी के, तो उस तृप्ति को तृप्ति करती है हमारे शरीर को जब हम गिलोय को खाते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती है और हमारी बॉडी में हीट को कम करती है जी। ठीक है। और तृष्णा निग्रहण बोला है इसको। तृष्णा निग्रहण मतलब प्यास को शांत करती है, निग्रह करती है। निग्रह मतलब रोकना जी। ठीक है जी। ये इसके आयुर्वेद के अनुसार नाम है ना।
अब हम इसके मॉडर्न के अनुसार इसको अगर हमने गूगल पे सर्च करना हो तो इसका नाम डाला जाता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है ना, ये एक तो इस इसका नाम से वैज्ञानिक नाम, ये आप वैज्ञानिक नाम बात कर रहे हैं जो नाम, इसका वैज्ञानिक नाम जी है ना। और अब इसकी प्रजातियां सुनो, प्रजातियां इसकी दो प्रजातियों के नाम से आती है। दो तो मेनली प्रजातियां हैं और तीसरी भी प्रजाति है, बट वो कांट भी काउंटेबल है ना, तो काउंट नहीं करते हैं। और दो जो प्रजातियां हैं उसका नाम है, एक का नाम है पदम गुडूची और दूसरी का नाम है कंद गुडूची। सर यहाँ पर एक शब्द आता है पदम गुडूची और कंद गुडूची। गुडूची शब्द का मतलब क्या है? गुडूची मतलब जो रोगों को ना होने दे, आपको पहले भी बताया मैंने। मैं आपसे ये चीजें तो इसलिए पूछ रहा रोगों से हूँ, रक्षा करती है इस कॉल्ड गुडूची। मैं आपसे ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि ज्यादातर यहाँ पर हम संस्कृत के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत कम लोग आज की डेट में समझते हैं। अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करके इस तरह से लोगों को एलैबोरेट करेंगे, लोगों को समझना आसान हो जाएगा। यही तो हमारा काम है। जी जी, पदम गुडूची और जी, आई हैव चूजन दिस प्लेटफॉर्म। जी 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 पदम गुडूची और कंद गुडूची है ना, दो नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरी प्रजाति जो है वो पश्चिम बंगाल और असम की तरफ पाई जाती है, जिसकी जो बेल होती है ना, बेल उसके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, वो भी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है ना। तीसरी वो है। अब जब हम बात हो जाती है सारी नाम की, नाम क्या बोलते हैं प्रजातियों की, अब तीसरी बात आती है ये वात पित्त कफ पे क्या काम करती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वात को भी कम करती है, पित्त को भी कम करती है और कफ को भी कम करती है, तीनों दोषों को ठीक करती है। यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है, हमने जो पहले तुलसी की चर्चा की थी वहां हमने बात की थी कि वात और कफ, यानी जो समस्याएं वायु की वजह से या जो समस्याएं ठंडे की वजह से हो रही थी, सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे वात पित्त कफ तीनों ही समस्याओं के काम कर रहा है जी, ठीक है। वात पित्त कफ को तो शांत कर रहा है, तो यही तो मेन जो मोडिलिटीज है हमारी बॉडीज की, जो कि हमें शांत कर। जैसा आपने बताया कि आयुर्वेद में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, वात पित्त कफ। अगर गिलोय कैप्सूल अकेला वात पित्त कफ यानी तीनों में काम कर रहा है, इसीलिए तो बोला गया है। जैसे आपने बताया कि ये दर्द को कम करता है, उम्र को बढ़ाता है, एज को स्टॉप कर देता है, बिकॉज ये शरीर की जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है जी। अब हम इसका यूज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल बताता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ इसको आयुर्वेद में यूज किया गया था और किया जाता है और किया गया था उस टाइम पे ना। तो कहाँ यूज गया था कि रक्तगत विष, रक्त मतलब ब्लड और विष मतलब टॉक्सिन, रक्तगत विष को भी खत्म करती है। मतलब ब्लड में जो टॉक्सिन्स है जिनको हम आजकल बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करनी है बॉडी की, टॉक्सिन्स हो गए बॉडी में, पिंपल्स हो रहे हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, खून में जो गंदगी होती है उसको भी साफ करता है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। दूसरा कर्म है यकृत प्लीहा सिरागत दोषों का शमन करती है। मतलब यकृत होता है लीवर, प्लीहा होता है स्प्लीन, आजकल सारी प्रॉब्लम सिरोसिस, लिवर कैंसर है ना, इनके दोषों को दूर करती है, इनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको ठीक करती है जी। तीसरा इसका यूज होता है ताह तो मैंने बता दिया कि जो हीट होती है बॉडी में है ना, उसको ठीक करती है। चौथा संग्रहणी आयुर्वेद में जो संग्रहणी है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को संग्रहणी कहते हैं, जिसमें कभी जो एक्सक्रीशन होती है कभी पतली होती है, कभी ठीक होती है, कभी पतली होती है, डिस्टर्बेंस इन गैस्ट्रिक सिस्टम है ना, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र विकार जी, पाचन तंत्र विकारों में है ना। फिर चौथा आ गया पांडु बोलते हैं आयुर्वेद में एनीमिया को, एनीमिया इज कॉल्ड पांडु इन आयुर्वेदा, पांडु में यूज की जाती थी। कामला आयुर्वेद में कामला किसको बोलते थे, जो आजकल जॉन्डिस है, क्योंकि ये ठंडी होती है, दाह को शमन करती है, तो इसलिए ये कामला में भी यूज होती है। जो सबसे मेन यूज इसका आजकल हो रहा है ज्वर तो आपको पता है, फीवर पे तो हर बंदा ही रिकमेंड करता है कि गिलोय का यूज करो। और छठी जो आजकल बहुत लेटेस्ट प्रॉब्लम चली हुई है, जो है आम वात रूमेटॉइड अर्थराइटिस जी, आजकल की लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आम वात पे बहुत अच्छा काम करती है जी। एक और बहुत लेटेस्ट प्रॉब्लम प्रमेह आयुर्वेद में बोला जाता है डायबिटीज को,
जी प्रमेय में आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई थी कि गिलोय के एक गिलास जूस में अगर एक आधा चम्मच शहद का डालकर डेली यूज करें ना, तो मधुमेह को अच्छी तरह से खत्म किया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल, खत्म तो नहीं पर कंट्रोल तो पक्का ही किया जा सकता है। आपने बहुत बहुत सही आइडिया दिया। अब यहाँ सवाल यह है कि ओटलर लाइफ में हमारे पास गिलोय कैप्सूल फॉर्म में आता है। हाँ जी, क्या मैं कैप्सूल को खोल के गिलास में डाल के अच्छे से घोल के उसके अंदर शहद डाल के उसको यूज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। क्या वो भी मधुमेह में उतना ही कारगर से साबित होगा? मधुमेह में इतना कारगर डिपेंड अपॉन योर यूज, डिपेंड अपॉन योर डिजीज, डिपेंड अपॉन योर सेवेरिटी ऑफ डिजीज। इट विल डिपेंड अपॉन योर सेवेरिटी ऑफ योर डिजीज, है ना, मेनली। बट कारगर होगा ये जरूर है। जी आप अपने टेस्ट महीने के बाद करवा के देख सकते हो, 2 महीने बाद करवा के देख सकते हो। यू विल फाइंड रिजल्ट्स, सीरियसली फाइंड रिजल्ट्स। जी और एक और चीज मैं सभी के दिमाग में ला दूं कि बहुत जगह से ये अफवाह फैलाई जाती है कि डायबिटीज में गुड़ खा सकते हैं। जी तो ये एक बहुत बड़ा फेक न्यूज है या फेक आपके दिमाग में फैक्ट है कि आयुर्वेद में गुड़, आयुर्वेद के अनुसार प्रमेय में या शुगर में गुड़ खा सकते हैं। तो गुड़ नहीं खाते हैं, सिर्फ शहद ही यूज करना है अगर मीठा कर सकते हैं तो, सिर्फ और जी सिर्फ और सिर्फ हनी। ठीक है, गुड इज कॉज ऑफ प्रमेय, है ना, इन आयुर्वेदा। छठी डिजीज है कास। कास इज कफ, पहले भी कहा था कफ, खांसी। जी मेनली मोस्टली यूज्ड इन कफ सिरप्स, जी बिकॉज कफ इज ऑलवेज विद फीवर। हम जानते हैं कि हमेशा खांसी जो है फीवर के साथ होती है मैक्सिमम टाइम्स, तो वो फीवर को भी डाउन करती है और खांसी को भी डाउन करती है। और साथ में कुष्ठ, कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज पे भी बहुत अच्छा काम करती है गिलोय, आयुर्वेद के अनुसार। जी अब हम एक और यूज है इसका जो मैंने पहले भी कह दिया कि रसायन। रसायन इज ऑल्सो कॉल्ड रिजुविनेटर, मतलब जो हमारी एजिंग को स्टॉप करता है ना। जी और कामला पहले कह दिया जॉन्डिस में, फिर पांडु भी कह दिया। वात रक्त इज ऑल्सो कॉल्ड गाउट। यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है यूरिक एसिड में। आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि रिजल्ट मिलते हैं यूरिक एसिड में, बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे हैं। मतलब यूरिक एसिड की हम बात करते हैं। यूरिक एसिड जनरली ये माना जाता है कि जब हम प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हैवी प्रोटीन लेने की वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसका ज्यादातर इफेक्ट ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों के जो पैरों के तलवे होते हैं वहाँ पे गर्मी रहती है और वहाँ जलन पॉजिटिव होने का चांसेस रहते हैं। और पहले भी मैंने कह दिया कि ये दाह को शमन करती है, तो जलन तो ऑब्वियसली खत्म करेगी। तो गिलोय उसमें भी हेल्पफुल है। हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। रिजल्ट मिले हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं गिलोय। अब हम एक मतलब एक्सटर्नली यूज बताएं इसका, तो आयुर्वेद में ना गिलोय के जूस को लेते थे पहले, और मतलब हम इसको अब घर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि अब वो प्योर चीजें नहीं मिल पा रही हैं, है ना। जैसे पहले आयुर्वेद में क्या करते थे कि आंखों के रोगों में यूज करते थे। कैटरैक्ट में, कैटरैक्ट जो मोतिया होता है उसमें क्या करते थे कि सेंध नमक जो था उसको गिलोय के जूस के साथ ना वो मिक्स करके, है ना, और उसको आंखों में मिला, उसको मिक्स करके बिल्कुल पीस के फाइन करके, क्योंकि सेंध नमक तो वो होता है ना, मतलब वो थोड़ा रफ होता है, वो तो आंखों को डैमेज करेगा। वैसे उसको बिल्कुल फाइन करके अंजन की तरह, मतलब एक सुरमा जो डालते हैं आंखों में उसकी तरह फाइन करके उसको आंखों के लिए यूज किया जाता था। उससे कैटरैक्ट ठीक होता था उस टाइम पे। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट्स अब आने लग पड़े तो इट विल श्योरली क्योर द डिजीज, इट विल श्योरली क्योर। और उसके बाद आजकल जो आयुर्वेद में कुछ बहुत सी मेडिसिन आ रही हैं जिसमें गिलोय बढ़ी हुई है। चाहे आप देखो मलेरिया में, डेंगू में संशमनी वटी, एज ए संशमनी वटी के नाम से आती है, चंद्र प्रभा वटी के नाम से आती हैं। बहुत सी मेडिसिन में गिलोय पड़ा हुआ है और इट इज इफेक्टिव इन मलेरिया, डेंगू, वायरल डिजीज, है ना, बैक्टीरियल डिजीज, ये बहुत से बीमारियों में इफेक्टिव है। अब हम इसमें मॉडर्न में करते हैं थोड़ा सा बात की, मॉडर्न में एलोपैथ में इसमें क्या फाइंड आउट किया। तो इसमें कुछ एल्कलॉइड्स मिलते हैं पौधे में, एक्टिव प्रिंसिपल, जो कि वर्क करते हैं हमारी बॉडी पे, है ना। तो उनका नाम है जैसे टिनोप्रोलोल, है ना, गिलोनिस्टिन, मतलब गिलोनिस्टिन, फोलिसाइड्स, सिरजिन, कोलिड्रोल, ऐसे कुछ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि गिलोय से मिलते हैं।
है ना। और मॉडर्न में भी कहा गया कि ये गाउट में काम करती है, जिसको आयुर्वेद में वात रक्त के नाम से जाना गया था। जी 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 है ना, यूरिक एसिड में, है ना, लेप्रोसी में मॉडर्न ने कहा है, बैक्टीरियासाइड मॉडर्न ने कहा है। एक सवाल यहाँ पर है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, साइटिका आप समझते हैं, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, शाटिका, हाँ जी हाँ जी, जिसको आयुर्वेद में गृद्धऋषि के नाम से जाना जाता है, गृद्धऋषि। क्या उस केस में इसको दिया जा सकता है? शाटिका की प्रॉब्लम्स में गिलोय त्रिदोष शामक होती है, इट कैन बी गिवन, यस इट कैन बी गिवन, बट रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन योर डिजीज की कितनी इम्पैक्ट तक, कितने एक्सटेंट तक आपको आपकी शैटिक नर्व जो है वो खिंची हुई है ना। शैटिका में क्या होता है कि नर्व जो होती है ना वो खिंच जाती है ना, तो वो कितने एक्सटेंट तक यूज डिपेंड करता है, कितने एक्सटेंट तक, क्योंकि ये त्रिदोष शामक है, वात पित्त और कफ तीनों को डाउन करती है, इसलिए इट विल इफेक्ट, श्योरली इफेक्ट। ठीक है। फिर अब मॉडर्न में इसको एंटी एलर्जिक कहा है, एलर्जीज जिसको हो जाती हैं। आजकल देखा है हमने, किसी को आंखों की एलर्जी, किसी को नाक की एलर्जी, किसी को जुकाम, एकदम एलर्जिक डिजीज हो गई। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है इसमें, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, वो भी मॉडर्न के अनुसार। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, इम्यूनोमोड्यूलेटरी एक्शन, जैसे कि हमने तुलसी की बात की, इम्यूनोमोड्यूलेटर भी है ये। ठीक है। उसके बाद हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, हिपैटो मतलब लीवर, लीवर को प्रोटेक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको हमने कामला कहा, कामला पीलिया कहा था ना, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मॉडर्न में कहा कि इसमें भी ये काम करती है। और हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी मतलब शुगर को, प्रमेह को डाउन करती है। जो आयुर्वेद ने कहा है वही मॉडर्न ने कहा है, पर वो रिसर्च करके कहा है और उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा था जी। तो ये जो कुछ गुडुची के, कुछ गिलोय के, कुछ अमृता जिसको बोलते हैं, है ना, देव अमृता जिसको बोला गया है, देव निर्मिता जिसको बोला गया, ये कुछ इसके गुण थे। बहुत शानदार। हमने प्रोडक्ट के बारे में और इनकी, खासकर ऐसा नहीं था कि लोगों को नॉलेज नहीं था, अभी तक सब चल रहा था। तुलसी था मतलब तुलसी ड्रॉप लेना चाहिए, वाटर प्यूरिफायर होता है, बैक्टीरिया खत्म करता है, इतना कर नॉलेज था। गिलोय मतलब बुखार के लिए ठीक है और सब ठीक है, लेकिन जो नॉलेज आज आपने शेयर किया, मतलब आप ये मान के चलिए कि पुराने वक्त से लेकर आज तक के मॉडर्नाइज कैसे वो चीजें हुई, पुराने समय में ऋषि मुनि या देवताओं ने कैसे इसको यूज किया, आज मॉडर्न सन कैसे इसको यूज कर रही है, तो ये सारी चीजों को समझने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये दो प्रोडक्ट जो अभी आपने शेयर किए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति तुलसी और गिलोय को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए तो उसकी उम्र जो है वो स्टेबल हो सकती है। बुढ़ापे की तरफ उसकी उम्र तेजी से नहीं बढ़ेगी, यानी उसके शरीर पे ऐसे असर नहीं दिखेंगे हर तरह की समस्या से, बिकॉज दोनों ही प्रोडक्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं। तो जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर दूसरा डॉक्टर ये है कि जो गिलोय कैप्सूल है, जो लाइफ का गिलोय कैप्सूल है, 60 कैप्सूल की पैकिंग में आपको प्रोडक्ट आता है, उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे उसकी डोजेज क्या होंगी, किस तरह से उसको लिया जाना चाहिए? किसी को भी गिलोय कैप्सूल अगर लेना है तो पहले तो मैं ये बता दूं कि गिलोय जो है ना वो जो हमारे कैप्सूल है ना, कैप्सूल्स में गिलोय जो होती है वो होती है एक्टिव प्रिंसिपल, मतलब जो हमें गिलोय में चाहिए वही है कैप्सूल। मैं फिर इस बात को सुनना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं कि गिलोय के अंदर जो कैप्सूल फॉर्म में होता है वो एक्टिव प्रिंसिपल में मौजूद है। हाँ, जो हमें गिलोय के लिए, गिलोय के अंदर चाहिए, है ना, जो वर्क के लिए बॉडी में चाहिए, ठीक है, वो एक कैप्सूल बीडी, मतलब डिपेंड अपॉन योर डिजीज, सेवेरिटी ऑफ डिजीज, यू कैन आस्क ओटलर, यू कैन आस्क ओटलर्स, डॉक्टर्स रिलेटेड फ्रॉम ओटलर, है ना, कि कैसी डिजीज आपकी, किस एक्सटेंट तक है। पर डोज जो है वो नॉट टू बी एक्सटेंडेड आफ्टर टू कैप्सूल्स, मतलब 2 कैप्सूल से ज्यादा कैप्सूल आपने एक दिन में नहीं ले। एक दिन में 2 कैप्सूल ले ले, एक सुबह एक शाम। हाँ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है, आयुर्वेद में खासकर ये सवाल, जैसे जनरली मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या खाने से पहले, खाने से बाद इसमें कोई फर्क पड़ता है? मेनली गिलोय में कुछ ऐसा आयुर्वेद में निषेध नहीं किया गया है। निषेध जैसे मतलब तुलसी में कहा गया था कि दूध के बाद तुलसी का उपयोग, तुलसी के बाद दूध का उपयोग नहीं करना है, या दूध के साथ तुलसी का उपयोग नहीं करना है, ऐसा कुछ गुडुची के बारे में कहा नहीं गया है। बट मेनली अगर आपने इसको लेना है तो मेडिसिन कोई भी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में अनुपान चलता है। अनुपान मतलब आफ्टर
जो हम क्या खाते हैं, दवाई के साथ क्या पी रहे हैं, दवाई किस चीज के साथ पी रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो और दवाई किस टाइम पे खा रहे हैं, जैसे अगर हम खाना खा बैठे हैं तो खाने खाने के अबाउट 45 मिनट्स के बाद ही दवाई लें। ये मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को। क्यों? क्योंकि खाने को आगे जाने दो, फिर मेडिसिन को काम करने दो, है ना। और दूसरी बात, आयुर्वेदिक मेडिसिन को हमेशा कोसे पानी के साथ लें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और है, जैसे हमने तुलसी और गिलोय की बात की, क्या इनका कोई साइड इफेक्ट है? सर साइड इफेक्ट तो देखो ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि साइड इफेक्ट तो एक भोजन का भी है। अति तो किसी भी चीज की खराब होती है ना। मतलब एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो? क्वांटिटी विल कॉज हार्म। जी, हाँ जी। बहुत बहुत शानदार, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी आज हमारे को दोनों प्रोडक्ट के बारे में। एंड आई होप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। इसी तरीके से हफ्ते में हम लगभग 3 दिन, मतलब एक हफ्ते में 3 बार हम अलग अलग प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। आज आपका पहला सेशन था तो इसलिए मैं आपके साथ आज रहा। आपके साथ इन सवालों को पूछने का मतलब कतई ये नहीं था कि आपको हम कुरेद के पूछें। हम सिर्फ प्रोडक्ट की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, ताकि जितना हमारे लोगों का प्रोडक्ट का नॉलेज स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से वो लोगों को चीजों को बता पाएंगे। और वीडियो से करने का इसका दूसरा कारण ये था कि इस वीडियो को बार बार लोग रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो चीजों को वापस लेंगे। एंड इसमें हम आपका भी नंबर सबको शेयर करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पर्सनली समझ में नहीं आता है कि मुझे डोजेस कैसे लेने चाहिए या प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, या गिलोय और तुलसी जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि तुलसी दूध के साथ उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो निषेध माना गया आयुर्वेद में। हमें सिर्फ प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, और सही तरीके से करेंगे तो हर प्रोडक्ट का बेहतर बेनिफिट इसमें है। और ये 2 प्रोडक्ट की जानकारी जो आपने दी है, मैं ये समझूंगा कि हर एक स्ट्राइकर के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने आज के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, इतनी गहन जानकारी, मैं भी लगभग पिछले 12-14 साल से ट्रेनिंग देता हूं सर, लेकिन इतनी गहन जानकारी हमें भी नहीं थी। आपने चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस ट्रेनिंग के लिए। हम अगले सेशन के लिए आपको जल्दी इनवाइट करेंगे जिसके साथ हम सब लोगों तक पहुंचेंगे, और हम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपने सेशन को अटेंड किया। अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए, कल ही हम उसका पोस्टर रिलीज करेंगे। और अगली ट्रेनिंग जो हम डॉक्टर साहब करेंगे वो हम करेंगे टीबकथॉर्न जो जूस हमारा आता है, टीबकथॉर्न का जूस है, हिमालयन बेरी जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है। और उसके साथ एक हम बात करेंगे डिटॉक्सो के बारे में कि कैसे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, जो होटलर के अंदर जो 2 शानदार और प्रोडक्ट हैं, और घर घर तक इनको पहुंचा के हम लोगों की मदद कर सकते हैं बीमारियों से बचने में और उनको अपने ज्यादा उनकी लाइफ को हेल्दी बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड अगली मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू।